हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज हम लोग एक नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं और वो क्या है जिसका सबको था इंतजार, वो है अपना प्यारा इंटीग्रेशन। तो यस, हम लोग डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को कवर करने के बाद आ जाते हैं उस रास्ते पर जहां हम लोगों ने चीजों को तोड़ना सीखा, अब तोड़ तोड़ के जोड़ना सीखेंगे और वो हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक। भाई बहुत मजेदार टॉपिक है, बच्चों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा है कि भाई देखो इंटीग्रेशन की मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में ही आप लोगों को थोड़ा सा डराना चाहता हूं। ये डराना क्यों चाहता हूं? क्योंकि अगर आप डर जाएंगे, थोड़ा सा भी अगर आप डर जाएंगे तो आप इतना मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि आगे आने वाली चीज जो है वो एक बड़ा पहाड़ है। इसको चढ़ने के लिए आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। मतलब ऐसा मत समझना कि हाँ ये डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस जैसा हलवा चैप्टर होगा, बिल्कुल नहीं है बाबा। थोड़ा दिमाग लगेगा, कुछ ऐसी चीजें लगेंगी जहां पर रेगुलर रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को एक बार करा और आपको वो आ गया और आपको जिंदगी भर वो आ ही गया। ना भाई ना, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे रहेंगे जो कि आपके 1.5 पेज 2 पेज तक के सॉल्यूशंस भी होल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि सर यहां मुश्किल सवाल तो आते ही हैं, लेकिन उन मुश्किल सवालों को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। दूसरा पॉइंट इंटीग्रेशन को लेकर यह है कि यहां पर इतने वैरायटी के सवाल हैं बाबा, इतने वैरायटी के सवाल हैं कि आप जितना मर्जी इंटीग्रेशन कर लो, आपको यही लगेगा कि आपको अभी भी इंटीग्रेशन और प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस इज अ फैक्ट कि इंटीग्रेशन के सवालों का खात्मा नहीं किया जा सकता, कि इतने तरीके के इंटीग्रेशन के सवाल बन सकते हैं और हर एक सवाल अपने आप में एक यूनिक ही क्वालिटी लेकर चल रहा होता है कि भैया मैं तो ऐसे इंटीग्रेट होऊंगा, कर लो जो करना है। तुमने अगर मेरे को पहले कभी सॉल्व नहीं किया तो मैं तो नहीं होने वाला सॉल्व, ऐसा करके कुछ ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो अपने अंदर एटीट्यूड रखता है। सो इंटीग्रेशन में कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है। सो उसके पीछे एक रीजन ये है कि आपने उसे पहले कभी सॉल्व ही नहीं किया होगा। व्हेन यू गेट द सॉल्यूशन यू फाइंड कि हमने ऐसा क्यों किया, देयर मस्ट बी सम रीजन कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां पर उस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता है। तो दो चाबियां मैं बता रहा हूं बेटा। पहली ये कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बार बार प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। जो रही बात बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। लेकिन जो बात आई कि इतने वैरायटी के क्वेश्चन है, मैं चाहकर भी सारे वैरायटी के क्वेश्चन नहीं करवा सकता। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये पूरा लेक्चर जब हमारा हो जाएगा, मतलब सिर्फ पहला लेक्चर नहीं बोल रहा बेटा, इंटीग्रेशन के सभी लेक्चर जब हो जाएंगे, मैं बेसिकली 7 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं पूरे इंटीग्रेशन को, सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को। लेकिन आपको उन लेक्चर्स के बाद क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को यूं अंडे की तरह घोल के गुड़ 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 करके पी जाना है। जैसे वो कसरत करने वाले लोग नहीं पीते हैं, कच्चा अंडा पी जाते हैं, या फिर आप कुछ और समझ लो, दूध में बॉर्नविटा घोल के पी जाते हो। तो वैसे करके इंटीग्रेशन की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ना, वो अच्छे से हर एक सवाल आप लोगों को सीख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, रगड़ लेना है अच्छे से, है ना। देन उसके बाद आप किसी भी हेल्प बुक को उठाइए, जैसे RS अग्रवाल, ML अग्रवाल, या फिर हमारे पास RD शर्मा, ऐसी किताबों को उठाइए और उसमें से जितने सवाल हो सके, भाई दिन देखा ना रात देखे, सुबह सुबह उठते इंटीग्रेशन देखें। ऐसे हालात होने चाहिए कि आप इन हेल्प बुक्स के सभी क्वेश्चंस को लगा लें, रगड़ लें कि भैया मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, मैंने एक बार सॉल्व किया हुआ है, तो मैं इसको किक स्टार्ट दे सकता हूं। और अगर आपको किक स्टार्ट लग जाता है, अच्छा एक और अच्छी बात मैं बताता हूं इंटीग्रेशन की, कि सबसे पहली चीज, अगर आपके बेस कॉन्सेप्ट्स हैं, बेस कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं, तो आपको बस इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व करने के लिए किक स्टार्ट पता होना चाहिए। अब ये सर किक स्टार्ट क्या होता है, ये हर एक सवाल का अपना एक अलग ही किक स्टार्ट होता है, समझ रहे हो। यही सबसे खतरनाक बात है। अच्छी बात क्या है सर, अगर किक स्टार्ट पता है तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको किक स्टार्ट पता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किक स्टार्ट ही नहीं पता है, ये हर तरीके के सवाल का अपना अपना किक स्टार्ट होता है भाई। मतलब यही इस चीज को मुश्किल बनाती है, बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके, भयंकर तरीके के। और एक और चीज अगर मैं बोलूं कि किसी बच्चे को अगर 11th क्लास में दिए गए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, तो वो यहाँ पे डुगडुगी बजाए बेटा, कुछ नहीं होने वाला,
कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले टिप्स पे नहीं रखे हैं तो इंटीग्रेशन ना हिलने वाला ना डुलने वाला है बेटा, आपको सिर्फ वो डराने वाला है। बात समझ में आ गई है? और ज्यादा भाषण नहीं देंगे भाई, चलेंगे आज हम बात करने के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल इंटीग्रल्स। ठीक है, फंडामेंटल यानी सिर्फ हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। आज के गोल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग एंटी डेरिवेटिव से, देन हम लोग बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल इंटीग्रल्स क्या होते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बेटा, ये अगर मैं स्टार मार्क करूं तो बेटा ये स्टार लगा लो इसको कि सर ये चीज जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर बहुत ज्यादा मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा, इतना कि ये अगर नहीं आया तो इंटीग्रेशन में आपको बोला जाएगा कि आप एक कमजोर बच्चे हो। इतना जरूरी है, बिल्कुल। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, याद करो कि डेरिवेटिव्स के अंदर मैंने बोला था कि अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो आप डिफरेंशिएशन का मतलब ही मत पूछो, आप बेकार हो, एकदम बेकार हो। अगर आपको चेन रूल लगाना नहीं आता है, आप स्मार्टली चेन रूल नहीं करना जानते हो, तो डेरिवेटिव्स आपकी कभी काम नहीं आ सकता, नहीं कभी आप उसमें कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो सेम बात इंटीग्रेशन में, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन का मेथड नहीं समझ में आता है तो सब कुछ बर्बाद है बेटा। तो मैं फोकस तो आपको करवाऊंगा, लेकिन कैसे जंग जीती जाएगी सर? ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करके। कुछ क्लास में मैं करवा दूंगा, कुछ आप लोग एनसीईआरटी से कर लोगे, कुछ आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे, और बाकी हेल्प बुक लगाइए बेटा। आपको स्कूल में से कुछ असाइनमेंट मिलते होंगे, कुछ टेस्ट पेपर्स मिलते होंगे, वो लगाइए, भर के लगाइए, बिल्कुल नहीं रुकना है ना। इंटीग्रेशन को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब तक है जान, जब तक है जान, करते जाएंगे इंटीग्रेशन। मैच नहीं किया लेकिन चला लेंगे काम, ठीक है, बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा एंटी डेरिवेटिव की। एंटी डेरिवेटिव क्या कहता है? एंटी डेरिवेटिव कहता है कि सर हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन कौन है सर? फाई एक्स है। उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्रिमिटिव बोलेंगे या फिर एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे? दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब पहले कौन आया? पहले प्रिमिटिव आया, फिर उसके बाद कौन आया? डेरिवेटिव आया। तो हमने कहा सर पहले प्रिमिटिव आया, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक फंक्शन था फाई एक्स, इसका बेटा ये प्रिमिटिव फंक्शन है। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया तो हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन आ गया एफ एक्स, तो ये कौन हो गया सर? इसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव। इसको कौन बोलेंगे? डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव सर? ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा प्रिमिटिव। क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव। या फिर इसको क्या बोलेंगे दोस्त? एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, हैं जी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। तो पहले कौन आया सर? प्रिमिटिव आया। जब प्रिमिटिव को डेरिवेटिव करेंगे तो उसका जो फंक्शन बनकर आएगा दैट इज द डेरिवेटिव फंक्शन, है ना। तो जो फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव करके किसी फंक्शन को निकालते हैं, सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड प्रिमिटिव फंक्शन, या फिर हम लोग उसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये बात तो समझ में आती है कि फाई का जो डेरिवेटिव होगा वो अगर एफ एक्स है, तो एफ एक्स फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कौन होगा? फाई एक्स का डेरिवेटिव कौन है? एफ एक्स। एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कौन हो जाएगा? फाई एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर एक बार सवाल आया था, मैं आपको अपने 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 स्कूल टाइम का एक किस्सा सुनाता हूं। ये मैंने जब इंटीग्रेशन को पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया, मेरे को तो मजा आया इंटीग्रेशन पढ़ के, ठीक है। तो मैं डरना वरा नहीं होता है, मेहनत करनी होती है, बस एक ही तरीका होता है, एक मेहनत करनी होती है, बस उससे आगे कुछ नहीं करना होता है। तो मेरे सामने जब टेस्ट पेपर आया, टेस्ट पेपर में लिखा था फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, और मैंने क्या कर दिया? मैंने बेटा इंटीग्रेशन कर दिया, तो मेरे मार्क्स कट गए। हैं सर, एंटी डेरिवेटिव करने से अलग होता है और इंटीग्रेशन अलग होता है। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस ये सीबीएसई में जो मार्क्स आते हैं ना वो लिखने के आते हैं, वरना कानो फर्क ना है बाबा, कौनो फर्क ना है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जरा एग्जाम्पल पर फोकस कीजिएगा बेटा। जैसे अभी हम लोग इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमसे ये कह रहा है कि सर हमें बताइए एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4 बता दीजिए कौन होगा सर? एक्स की पावर 4 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम पेपर में आया था, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने ये कर दिया कि सर एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन लिख दिया, और मैंने लिख दिया आंसर एक्स की पावर 5/5 प्लस सी लिख दिया। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे आया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर होल्ड करो, सब समझ में आएगा। मैंने आंसर ये लिख दिया और मेरे को मार्क्स मिला अंडा। क्या मिला? अंडा। तो गलती कहां हुई? गलती ये हुई कि सर उसने मांगा मेरे से एंटी डेरिवेटिव, मैंने क्या निकाल के दे दिया? इंटीग्रेशन। सर बात तो दोनों सेम ही होती है ना,
नहीं, लेकिन सीबीएसई नहीं मानता है ना। सीबीएसई कहता है कि नहीं नहीं, जो एंटी डेरिवेटिव होता है उसे उसी तरीके से निकालो, जो इंटीग्रेशन होता है उसे इंटीग्रेशन की तरीके से निकालो। समझो, हम कह रहे हैं कि सर हमें ये नहीं करना था, आंसर तो ऐसा ही कुछ आना था लेकिन हमें ये नहीं करना था, तो बताओ सर क्या होगा, बताओ। तो हमने कहा कि सर इसमें आपको समझना ये है कि एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है तो सबसे पहले दिमाग में जोर लगाओ कि सर x की पावर 4 कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आया होगा, कौन से फंक्शन को। तो अगर आपका डेरिवेटिव मजबूत है तो आप सेकंड्स के अंदर मुझे बोलोगे कि सर अगर मैंने x की पावर 5 फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 5x की पावर 4 आ जाएगा। अच्छा, तो हमने कहा सर x की पावर 4 जो है वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है और x की पावर 5 जो वो इस फंक्शन का प्रिमिटिव है ना। ये वाला फंक्शन इस फंक्शन का प्रिमिटिव है और ये फंक्शन इस फंक्शन का, सॉरी, ये फंक्शन प्रिमिटिव है और ये फंक्शन डेरिवेटिव है ना। ठीक है सर, मुझे तो x की पावर 4 के बारे में बोलना है, आप तो 5x की पावर 4 की बात कर रहे हो। तो एक काम करो बेटा, आप ये वाला 5 जो है वो इस डेरिवेटिव के यहां पर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/5 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 इज इक्वल्स टू x की पावर 4 हो जाएगा। हाँ सर, ये 1/5 इधर ले आ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव के अंदर बाहर घूम सकता है। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है तो वो डेरिवेटिव के अंदर बाहर घूम सकता है। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर मैं एक्चुअली अगर डेरिवेटिव करूं किसकी, x की पावर 5/5 का, तो सर वो x की पावर 4 आ जाएगा। तो यस, अब हमने कहा कि सर x की पावर 5 का डेरिवेटिव कौन है, सर x की पावर 4 है। अच्छा, तो x की पावर 4 का एंटी डेरिवेटिव कौन हो जाएगा, सर एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास x की पावर 5/5 हो जाएगा। बस याद रखना कि आंसर सर मैच तो कर रहा है, देखो आंसर इससे मैच कर रहा है, x की पावर 5/5 से मैच कर रहा है, लेकिन हमें इंटीग्रेट नहीं करना था, हमें यूज करना था इसमें डिफरेंशिएट करने वाला टॉप कॉन्सेप्ट यूज करके बताना था कि एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। मतलब अगर मुझे डेरिवेटिव करना आता है तो डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव यानी उसका उल्टा प्रोसेस कैसे हम लोग निकालेंगे। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एंटी डेरिवेटिव। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। सपोज कीजिए दूसरे एग्जांपल में आपसे पूछता है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। ठीक है, तो फिर से अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है। तो इसी प्रोसीजर से ढूंढेंगे। हम कहेंगे सर cos 2x किसका डेरिवेटिव हो सकता है, cos 2x किसका डेरिवेटिव हो सकता है। आप कहेंगे सर sin 2x का अगर डेरिवेटिव करें तो उसका डेरिवेटिव cos 2x हो सकता है, लेकिन उसमें चेन रूल लगेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दिमाग लगाकर कहा कि सर हमें यह मालूम है sin 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 cos 2x होता है। कितना होता है दोस्त, 2 cos 2x होता है चेन रूल की वजह से। तो सर हमें तो सिर्फ cos 2x की बात करनी थी, तो ये 2 जो है इसके साथ इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा सर, ये d/dx ऑफ sin 2x अपॉन में 2 बन जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया था, सर cos 2x का एंटी डेरिवेटिव बता दीजिए। तो cos 2x किसको डिफरेंशिएट करने से आ रहा है, इसको। तो ये हो जाएगा मेरा एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर, है ना बच्चा लोग, बात समझ में आती है ना। तो एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, तो इसको यूज करना है, ऐसे ही मार्क करना है। डन डना डन, डन डना डन। चलो, अब ये एंटी डेरिवेटिव के बाद अगर मैं आपसे बात करूं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रख लो कि एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रेशन कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है बेटा, कि हम लोग इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बाद में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको फर्क समझाता हूं कि एक्चुअली में एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या फर्क होता है, वो चीज को समझिए, है ना। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सर x² का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे सर x² का डेरिवेटिव 2x होता है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सर x² प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे सर इसका भी 2x ही होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि सर x² प्लस पाई का डेरिवेटिव कितना होगा, सर इसका भी 2x होगा। आप सेम बात बार बार मत पूछो, हमें बात समझ में आ रही है, आप क्या कर रहे हो, आप कांस्टेंट बदल रहे हो, समझ रहे हो।
कांस्टेंट बदल रहा हूं कि हमने कहा सर एक्स स्क्वायर का हो या एक्स स्क्वायर प्लस 2 का हो या एक्स स्क्वायर प्लस पाई का हो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस किसी भी कांस्टेंट का हो, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा सर? 2x आएगा, है ना? तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर मुझे अगर इसका एंटी डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है सर? डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन हो जाता है। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज एंटी डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं तो उसे हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी सर अगर डेरिवेटिव को इधर ले गए तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें होता क्या है। सबसे पहले ये dx जो है ये इससे जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो ऐसे में क्या लिखेंगे आप लोग लिखेंगे सर 2x dx लिखेंगे, है ना? 2x dx लिखेंगे। और फिर जो एक्स स्क्वायर पे d लिखा है ना बेटा, ये डेरिवेटिव का ऑप्शन है सर। डेरिवेटिव जब उधर जाएगा तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर? इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी आएगा बेटा, dx इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर d जाके इंटीग्रेशन में बदलेगा, है ना? तो तीनों केसेस में सेम आंसर आ रहा होगा। आप कहेंगे सर यहां से भी 2x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां से भी 2x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब बेटा बात यह आती है कि सर इन तीनों में डेरिवेटिव तो 2x आ रहा था, लेकिन इनका एंटी डेरिवेटिव हर बार अलग था। इनका एंटी डेरिवेटिव हर बार अलग था, ठीक है सर? तो इसका मतलब क्या मैं इसका आंसर सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखूं या इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखूं या इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस पाई लिखूं? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा सर? हिसाब से तो तीनों आंसर सही होने चाहिए, मानते हो कि नहीं? हिसाब से तो तीनों आंसर सही होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि सर ये तीनों आंसर को एक साथ लिखने का कोई तरीका है तो बताइए। हम कहेंगे सर इन तीनों आंसर्स को एक साथ लिखने का तरीका यह है कि आप तीनों को ऐसे लिखो कि सर इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सही कांस्टेंट हो जाएगा। ये आंसर ले लो बेटा, क्या ले लो? एक्स स्क्वायर प्लस सी ले लो, जिसमें ये c जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सर इसमें यह बात आई कि अगर मैं c की वैल्यू 0 ले लेता, अगर मैं c की वैल्यू 0 ले लेता तो वो इस वाले केस को सेटिस्फाई कर रहा होता, इस वाले केस को सेटिस्फाई कर रहा होता। अगर मैं c की वैल्यू 2 ले लेता तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता। अगर मैं c की वैल्यू पाई ले लेता तो वो तीसरे वाले केस को सेटिस्फाई करता, या c की कोई भी वैल्यू ले लेता तो वो डिफरेंट कर्व्स को सेटिस्फाई करता। तो हम ये कहते हैं कि सर एक्चुअली में जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि यहां पर कांस्टेंट जो डिफरेंशिएट होकर 0 बन गया था, एक कांस्टेंट था ना वहां पे जो डिफरेंशिएट होकर 0 बन गया था, सर वो कांस्टेंट कौन होगा, दैट कांस्टेंट कितना होगा ये नहीं पता चल रहा है सर। तो ये जब नहीं पता चलता है तो हम लोग यहां पर लिखते हैं कि सर ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को हम लोग जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हमें एक्चुअली में नहीं पता कि सर एक्स स्क्वायर जो है ये कौन से 2x का जो इंटीग्रेशन हुआ है ये कौन से फंक्शन, कौन से प्रिमिटिव फंक्शन का डेरिवेटिव था, ये हमें नहीं मालूम है। इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लगाते हैं। सिंस हमें ये c की वैल्यू नहीं पता है, समझ रहे हो, हमें ये c की वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर? इनडेफिनिट बोलते हैं। हमें नहीं मालूम है, वी आर इनडेफिनिट, हम लोग श्योर नहीं है कि ये c की वैल्यू क्या है। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है जी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें की पॉइंट जो याद रखना है कि सर जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग अपने आंसर में प्लस c लिखते हैं, बिकॉज सर वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें एक्चुअली में एक कांस्टेंट होता है जो हमें नहीं पता होता कितना होगा, सो वो हमें लिखना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग प्लस सी क्यों लिखते हैं। उसका रीजन ये है कि सर हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना तो आता है, लेकिन अब वो एंटी डेरिवेटिव इनमें से कौन सा फंक्शन होगा ये गारंटी नहीं होती है, इसलिए हम लोग उसकी जगह पर एक कांस्टेंट c लिख देते हैं जो कि इनमें से किसी भी फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आई होप दिस इज क्लियर, हैं जी? डन डन डन, यहां तक बात क्लियर है सभी को? चलें आगे। आगे बेटा फॉर्मूलों की झड़ी लगा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। ये आपके पास कुछ सेट ऑफ फॉर्मूले हैं, ये सब आपको ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए। मैं इनमें से कुछ फॉर्मूलों को आप लोगों को याद करना सिखा देता हूं, याद के साथ साथ आपको अप्लाई करना सिखा देता हूं। जैसे कि यहां देखिए बेटा,
ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के लिए कैसे काम करेगा, ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, और ये तो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। ये कैसे काम करेगा ये मैं बता देता हूं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये सब ये आपको याद रखने हैं। चलिए मैं इन फॉर्मूलों में से जो पहले 4 में मैंने स्टार लगाया, मैं उन फॉर्मूलों को जरा सा आपको समझा देता हूं। और इसमें याद करना भी बच्चे लोगों का एक अलग ही लेवल का वो होता है, परेशानी होता है बहुत ही ज्यादा, कि सर अपने को अपने डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद कर लिए, हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले याद कर लिए, अब परेशानी ये हो रही है कि हम लोग डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन के फार्मूले लगा रहे हैं और इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के फार्मूले लगा रहे हैं। तो बेटा ये नहीं करना है, आपको यहां पर भी मेहनत करनी है, यहां पर भी आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि कब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किस तरह लगेगा और कब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किस तरह लगेगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स आपको समझा देता हूं। जैसे यहां देखेंगे सर, हमें सबसे पहले फॉर्मूले में यह लिखा गया कि अगर मेरे पास किसी कांस्टेंट को x के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सॉरी किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट किया जा रहा है, क्या हो रहा है सर, किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो हमने कहा था सर जैसे डेरिवेटिव्स के केस में कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसे इंटीग्रेशन के केस में भी आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 यहां पर क्या बच जाएगा बेटा, dx का इंटीग्रेशन बच जाएगा। अब हमें मालूम है कि सर d जो है वो डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है, तो d डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, दोनों आपस में जुड़ गए। तो सर ये सोचना, सिर्फ ऐसे मतलब ऐसे करना नहीं है, सोचना कि सर डेरिवेटिव ने इंटीग्रेशन को काट दिया, ठीक है, डेरिवेशन ने इंटीग्रेशन को काट दिया। ऐसे काटना नहीं है बाबा, काटना नहीं है, लेकिन सोचना आपके लिए आसान होगा कि सर हम लोग डेरिवेटिव का ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव ने इंटीग्रेशन को काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा सर, हमारे पास बचा k और x बचा, k तो बाहर आ गया था और x बचा। सर x के बाद हम लोग एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे जो कि हमारा आंसर करके देगा। यानी अगर मैं इसके ऊपर आपको एग्जांपल दूं तो आप कहेंगे कि सर इधर देखिए, अगर मैं 2 का इंटीग्रेशन करता हूं तो आप कहेंगे सर 2 बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सो दिस विल बी 2x प्लस सी। अच्छा, अगर मैं यहां पर बेटा पाई का इंटीग्रेशन करूं तो आप कहेंगे सर पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और यहां पर dx आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये पाई x प्लस सी हो जाएगा। अच्छा बेटा, अगर मैं यहां पर e dx करूं, सर e भी एक कांस्टेंट होता है, तो e बाहर आ जाएगा और यहां dx आ जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ex प्लस सी आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अगला फॉर्म, किसी बच्चे को एक डाउट जरूर उठेगा तो मैं उसके लिए लिख देता हूं कि सर यहाँ पे e की पावर x नहीं है, e की वैल्यू जो होती है वो 2.73 के आसपास होती है, यही वैल्यू होती है e की, है ना, 2.73 के आसपास होती है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है जी, ठीक है। इधर देखिए दोस्त, ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला हमसे क्या बोल रहा है कि सर अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या करना है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी करना है, ये आपको करना है। तो आप यहां से देखिए दोस्त, आपको समझना पड़ेगा कि सर ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। सपोज हम लोगों ने x की पावर 3 का इंटीग्रेशन किया, तो जैसे हम लोग डेरिवेटिव में क्या करते थे, पावर को बाहर और एक पावर कम कर देते थे, अब हम क्या करते हैं, अब हम पावर को बढ़ा देते हैं और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं। क्या 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 क्या, पावर को बढ़ा देते हैं और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं प्लस सी, यानी कि हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस सी। फिर से समझाएं बेटा, x की पावर अगर 6 दिया गया है तो पावर को बढ़ा देना और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देना प्लस सी। सर अगर x की पावर 3/2 दिया है तो क्या हम क्या करेंगे, x की पावर 3/2 में +1 कर देंगे और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 5/2, और ये 5/2 पलटी खाकर बेटा 2/5 प्लस सी बन जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना आना मांगता है, डायरेक्ट एकदम दिमाग दौड़ाना है, तेज दौड़ाना है। ये नहीं कि आप लोग बार बार फॉर्मूला देखो लगाओ, ये याद के साथ साथ आपको ये डायरेक्ट लगाना आना चाहिए, है ना। चलो अगला फॉर्मूला क्या बोला है सर, अगला फॉर्मूला बोल रहा है कि सर अगर मेरे पास 1 में x की पावर n dx है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1/n - 1
इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस सी, ऐसे करके बता देगा। तो सर इसको भी लगाना सीख लीजिए। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि अगर ये 1 अपॉन में x की पावर 3 dx दे रहा है तो आप ऊपर लिखोगे माइनस के 1 हमेशा हमेशा, पावर को कम कर देना यानी यहां पर आ जाएगा 3 माइनस 1। देखो बेटा मैं पहले फॉर्मूला लगाकर बता रहा हूं, पावर को कम कर देना और उसी को पावर बना देना x की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जिसको आप लोग लिख सकते हो कितना कि माइनस 1 अपॉन में 2x का स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। सर अगर 1 अपॉन में x की पावर 5 लिखा होता तब क्या करते बेटा, माइनस के 1 तो लिखते, पावर को कम कर दिया तो 4x की पावर 4 प्लस c हो जाएगा डायरेक्टली। अच्छा सर अगर रेशनल फंक्शन में हमें पावर दी गई हो, जैसे मान लीजिए 5 अपॉन में 2 दिया गया है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस के 1 लिखोगे, लिख दिया सर, ओके। और 5 अपॉन 2 में से एक कम करना है तो सर 3 अपॉन में 2 आ जाएगा और x की पावर 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो आप फाइनली से 2 को ऊपर भेजकर आंसर कर सकते हो, दैट इज माइनस 2 अपॉन में 3 x की पावर 3 अपॉन में 2। ठीक है जी, हैं जी। अगला सर, अगला हम लोगों को फॉर्मूला दिया गया कि a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो इस बार a की पावर x डिवाइडेड बाय लॉगरिदम a होगा प्लस c हो जाएगा। यानी अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो आप कहेंगे कि सर a की पावर x का इंटीग्रेशन की जगह अगर मैं 2 की पावर x का इंटीग्रेशन करूं तो ये 2 की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग 2 आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ठीक है जी। अगला अगर मैं 3 की पावर x का इंटीग्रेशन करूं तो आप कहेंगे सर 3 की पावर x हो जाएगा और यहां पर log 3 आ जाएगा प्लस c। सर कोई और नंबर ले सकते हैं बेटा, e की पावर x का इंटीग्रेशन देखो हमारे पास e की पावर x क्यों होता है, इसको समझना कि सर ये e की पावर x अपॉन में क्या हो जाएगा सर, log e हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। एंड यू ऑल नो कि सर log e तो 1 होता है, log e तो 1 होता है, यानी ये ex प्लस c बन जाएगा, यानी आंसर आपके सामने क्लियर हो गया। डन है भाई, ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, डन। अब यहां पर एक कंफ्यूजन बच्चे को बहुत तगड़ा वाला रहता है, कौन सा, कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस में होगा या माइनस में होगा। बेटा देखो पुरानी किताबें भूलना नहीं है, पुराना जो पढ़ा है वो बहुत काम आएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एंटी डेरिवेटिव समझ में आया ना तो आप इसको चुटकियों में खत्म कर दोगे अभी के अभी। देखना सर, जैसे हम लोग अगर डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स का, हम लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास कॉस एक्स आता है। हाँ सर, तो यहीं से मैं कह रहा हूं कि सर इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं डेरिवेटिव को दूसरी साइड भेजूं तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सर, cos x का इंटीग्रेशन प्लस में sin x प्लस c आ जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है सर। यहां देखिए बेटा, अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं किसका, cos x का डेरिवेटिव करता हूं तो आपका आंसर हो जाता है माइनस के sin x। बेटा एंटी डेरिवेटिव कहता है इस माइनस को इधर भेज दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर आप इसे ऐसे डायरेक्टली लिखना चाहो तो आप कहेंगे सर माइनस के साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हमारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x प्लस c हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन साइन पे लगा है, अगर मैं दूसरी साइड भेज दूं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो हमारे पास वो माइनस के cos x प्लस c हो जाएगा। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर माइनस आपने सिर्फ cos x को क्यों दिया, c को काहे नहीं दिया। भाई c हमारा कांस्टेंट है, c हमारा क्या है सर, c हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो रहेगा तो सर कांस्टेंट ही ना रहेगा, तो वो सिर्फ कांस्टेंट ही, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होता है। अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता। अब इसे माइनस सी भी लिख दोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग इन जनरल क्या लिखते हैं सर, प्लस सी लिखते हैं, इसीलिए मैं वो ट्रेडिशन फॉलो करते हुए लिख रहा हूं। हैं जी, ठीक है सर जी, बात समझ में आ गई। तो ये कंफ्यूजन याद रखना दोस्त कि हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, इसलिए cos x का एंटी डेरिवेटिव साइन x होता है, इसलिए प्लस में आता है। ठीक है, सेम सर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, इसीलिए साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x में हो जाता है। सेम मैं ये आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप इसे और बेहतर करना चाहते हैं तो एक पेज में डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखिए, एक पेज में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखिए और कोशिश करिए उनके बीच में लिंक्स को ढूंढने की।
कि सर क्या डेरिवेटिव के फॉर्मूले को ही उल्टा करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को उल्टा करके डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखे गए हैं? तो ये डिफरेंस को समझो। जैसे ही आप इस डिफरेंस को समझोगे तो आपको कंफ्यूजन, सबसे पहला स्टेप कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप आपको ऑटोमेटिकली याद होने शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली इसको याद करना शुरू कर देंगे। हैं जी? ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं। सर हमें बेसिक इंटीग्रेशन में 3 फॉर्मूले और मिलते हैं जो कि हमारे इनवर्स ट्रिगो से रिश्ता रखते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? हम लोग जैसे जानते हैं दोस्त, देखो मैं एक ही कॉमन सेंस में आंसर दूंगा कि हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? सर इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो होता है वो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, हम तो जानते हैं। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स में एक्स हो जाएगा और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या कह रहे हैं सर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेम चीजें बेटा अपनी बाकी डेरिवेटिव्स के लिए भी काम करती हैं। आप ये तीनों फॉर्मूले डेरिवेटिव्स की मदद से याद कर सकते हैं, है ना जी? ठीक है जी, डन डनाडन जी, बिल्कुल सर जी। आगे चलें जी, बिल्कुल चलो जी। तो यहां पर अब हम आ जाते हैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमसे क्या कहता है, आइए थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग वे में जानते हैं। देखो ये कोई भाषा है, बहुत बढ़िया सी यूनिक सी भाषा है। ये भाषा सबको समझ में आ जाती होगी, लेकिन जिसको नहीं समझ में आती है उनके लिए मैं आसान शब्दों में ये बात समझाता हूं। ये कह रहा है कि सर अगर कोई फंक्शन दो, हम लोग आसान भाषा में बात कर रहे हैं, दो फंक्शन लेते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने एक फंक्शन fx ले लिया और एक फंक्शन gx ले लिया। अच्छा, एक फंक्शन fx ले लिया, एक फंक्शन gx ले लिया। हमने क्या किया, इस फंक्शन को हम लोगों ने किसी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस फंक्शन को किसी कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, इसे प्लस कर दिया और इसे माइनस कर दिया, या फिर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बस ये मत सोचना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड भी लगा सकते हैं क्या, वो बात की बातें हैं। अभी से प्लस और माइनस में बात कर रहे हैं। अब अगर मैंने ऐसे किसी दो फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करना होता है, इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि fx का इंटीग्रेशन आप ऐसे कर लो, ठीक है, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। अच्छा, gx का इंटीग्रेशन आप ऐसे कर लो और इसके कांस्टेंट को बाहर कर दो, और स्टैंडर्ड रिजल्ट में जो प्लस था तो प्लस रहेगा, माइनस था तो माइनस रहेगा। ये हमारा रिजल्ट बोलता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल रहा है कि n नंबर ऑफ फंक्शंस के साथ ऐसा काम कर सकता है। अभी मैंने सिर्फ 2 पर ये चीज करके बताया, ये n नंबर ऑफ फंक्शंस के साथ ऐसा चल सकता है ना। तो अब अगर मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर क्वेश्चन में ये कैसे काम करेगा, तो इधर देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन में ये कैसे काम कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे यहां सिर्फ एक ही फंक्शन है, दैट इज एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब के साथ हमारा 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग कांस्टेंट को बाहर करेंगे और एक्स के क्यूब को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 तो रहेगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस सी हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस सी। ठीक है, अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि आप लोग ये वाला स्टेप कोशिश करें कि ये वाला स्टेप जो है वो ना लिखें, स्किप करें, इसको लिखने से बचें। डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करें कि सर 4 तो अपना बाहर हो ही गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा। सो उससे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। जैसे अगला वाला एग्जांपल देखिए दोस्त, इसके अंदर सर हमारे पास एक फंक्शन sin x है, एक फंक्शन cos x है। sin x को 3 से मल्टीप्लाई किया है, cos x को 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करना चाहूं तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर कांस्टेंट को बाहर करेंगे और cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे, बीच में प्लस था तो प्लस हो जाएगा, ऐसे करके करेंगे, है ना, इस रूल के हिसाब से। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 cos x हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो प्लस के 2 sin x हो जाएगा, और प्लस सी आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप ये कांस्टेंट को बाहर निकालने वाला, इंटीग्रेशन को स्प्लिट करने वाला स्टेप कोशिश करें ना लिखें, आप इसे देखकर डायरेक्टली इसको लिखने की कोशिश करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये मैं काटने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोशिश करें स्टेप को आप ना लिखें, मेंटली अप्रोच करने की कोशिश करें। चलिए अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां देखेंगे सर 3
की पावर x प्लस 3 दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा आप लोगों को अप्रोच लेना होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। आप इसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है सर, 3 है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आप पावर्स को तोड़कर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो इसका dx आपको मिल रहा है ना सर। 3 की पावर 3 जो है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 27 होता है, तो 27 को हम लोग कर सकते हैं बाहर, और सर फिर 3 की पावर x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सर 3 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 की पावर x डिवाइडेड बाई log 3 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग ये कांस्टेंट को बाहर करने वाला स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए मैं करके आपको बता रहा हूं, बट आपकी हैबिट में क्या आना चाहिए कि हम लोग ये कांस्टेंट वाले स्टेप को ना लिखें, हैं जी। चलें आगे। सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखने में बढ़िया सा लग रहा है, इसको भी ऐसी करेंगे क्या, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी भाई। देखो ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं फ्रेश पेज ले रहा हूं कि सर इस क्वेश्चन को अगर करना चाहते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्वेश्चन क्या है सर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या मिल रहा है सर, रूट x मिल रहा है। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x करना है जी सर। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए दोस्त। हमने कहा कि सर पहले तो एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, तो ये x की पावर 3 और रूट x कितना होता है, x की पावर 1/2 होता है, प्लस यहां पर 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 होता है, प्लस यहां पे x की पावर 1 और ये x की पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस यहां पर 1 अपॉन में रूट x को 1 अपॉन रूट x ही रहने देते हैं, क्योंकि 1 अपॉन रूट x एक अलग से फॉर्मूला बन जाता है ना इंटीग्रेशन वाला, तो इसलिए मैं उसको अलग से पावर 1/2 नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का एप्लीकेशन करेंगे और उसी रूल का, स्टैंडर्ड रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/2 दैट इज 5/2 बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर प्लस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो सर 2 माइनस 1/2 हमारे पास 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पर, फिर प्लस 1 माइनस 1/2 सर सिर्फ हमारे पास x की पावर 1/2 बचेगा, जिसे मैं रूट x लिख सकता हूं, है ना। आप रूट x ना लिखें तो भी आपके लिए बेहतर होगा, आप 1/2 लिखें तो ज्यादा समझ में आएगा, और माइनस हमें अलग से 1 अपॉन रूट x का जो है वो उसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत है जी। तो अब इसको करते हैं इंटीग्रेशन। सर x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2, तो x की पावर 5/2 प्लस 1 हो जाएगा 7/2, और ये जो 7/2 है इसको आप ऐसे ना लिखकर, अपॉन में 7/2 ना लिखकर इस 2 को ऊपर भेज देंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। ठीक है सर, यहां पर हमारे पास प्लस 2 में है, अब x की पावर 3/2 में प्लस 1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और अपॉन में ये 5/2 ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा, प्लस x की पावर 1/2 में x की पावर 1 प्लस 1/2 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 3/2 हो जाएगा, तो अपॉन में 3 लिख के 2 को ऊपर लिख देंगे, और माइनस 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब फाइनली इसको 2 2 जा 4 लिखने के बाद फाइनल आंसर लिख सकते हैं। बट इसमें कौन सा स्टेप हमें लिखने की जरूरत नहीं थी दोस्त, मुझे बताइए। सर हमें ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, यानी हम लोग इंटीग्रेशन को ब्रेक करके जो लिख रहे हैं ये बिना लिखे भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास x की पावर 5/2 हो जाएगा, है ना। तो उस बेसिस पे आप कर सकते हैं, बट इट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग स्टार्टिंग में जितना हो सके लिख कर करें, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से लिखेंगे उतना बेहतर तरीके से आप लोग इसको समझकर सही जवाब दे पाएंगे। चलें आगे, चलिए बात समझ में आ जाती है तो क्वेश्चंस की बाजी शुरू हो जाती है। बेटा देखो क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास कैसा गिर रहा है कि रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सर इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो a का स्क्वायर हो जाएगा x, b का स्क्वायर हो जाएगा 1/x, और ये हो जाएगा 2 इंटू में a इंटू में b हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर रूट एक्स और रूट एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ना लिखें तो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, है ना। 2 आएगा तो इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में ऐसे हो जाएगा जी सर। अब हम जानते हैं कि सर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 हो जाएगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log mod x हो जाएगा, और प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा आंसर, है ना। मैंने यहां पर इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, विदाउट राइटिंग दिस मैंने सिर्फ कहा x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन लॉगरिथम मॉड्यूलस x, और 2 का इंटीग्रेशन 2x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जोड़ दिया। डन डन डन,
चलें अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिए बेटा, यहां पर हम लोगों को मैं एक चीज साफ साफ बता देता हूं फिर से, अगर मैंने पहले बता दिया है तो नहीं, फिर से सुन लो कि अगर आप इंटीग्रेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं तो पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले आपके दिमाग में रटे हुए नहीं चाहिए। ऐसे टिप्स पे कोई सा भी फॉर्मूला पूछो आपके जुबान पे यूं कूदी मारना चाहिए, जैसे आप स्विमिंग पूल पे कूदी मारते हो, ऐसी फॉर्मूला आपकी जुबान से कूदी मारना चाहिए कि अच्छा ये फॉर्मूला है। तो जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हो ना, तो वहां से आपके जब फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद होते हैं तो उस क्वेश्चन में देखकर आपको उसमें से इमेजिनेशन निकलती है कि क्या मैं इस फॉर्मूले को लगाकर इसको खोल सकता हूं, तो इससे खुलती है पॉसिबिलिटीज। जैसा कि मैं बताता हूं कि इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं कि आप जब तक अलग अलग तरीकों से सोचोगे नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन को सोचने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपका क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा, है ना। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो सर हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स जो होता है उसे मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cot स्क्वायर एक्स जो होता है उसे मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये भी तो बताइए बेटा, क्योंकि हम लोग साफ साफ शब्दों में ये बात जानते हैं क्या कि सर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर इसका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। अच्छा, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। अच्छा, तो सर यहां पर अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये तो हो जाएगा tan x, जी सर, -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कॉट एक्स। अच्छा, और -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के x, और प्लस सी सिर्फ एक ही बार लिखेंगे क्योंकि हम लोग मल्टीपल फंक्शन में बार बार सी नहीं लिखेंगे। और अगर आप लिख भी रहे हो तो बेटा कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक कांस्टेंट ही होता है, लिखना सिर्फ एक ही बार होता है ना। तो अब अगर इसमें फाइनल आंसर लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, tan x माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x प्लस सी हो जाएगा। नाउ दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हैं जी, बढ़िया जी, समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पता लगा कि सर मुझे इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ट्रिगो का फॉर्मूला लगाकर ये क्वेश्चन क्रैक हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, एकमात्र तरीका है रेगुलर प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर कोई बोलता है कि रट्टा मार लो तो बेवकूफी है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos a। अब सर आप क्या लगाएं, अब भी बेटा फिर से ट्रिग्नोमेट्री की जीत है। ट्रिग्नोमेट्री ही हमें इंटीग्रेशन में मोस्टली क्वेश्चन में जीत दिलाता है। तो जितना बेहतर तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को पहचान सकते हो उतने बेहतर तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो देयर इज एन अटेम्प्ट, वो ये कि सर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं दैट इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सर हाँ जानते हैं। तो इसको यहां पर हमें लगाना होगा और देखिए क्वेश्चन क्रैक होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर ये जो ऊपर वाला cos 2x है इसको हम लोग 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लोग 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई सर क्या चल रहा है, cos x माइनस cos a चल रहा है। बढ़िया लग रहा है सर, है ना। तो सर देखो ये -1 है, ये -1 है, तो -1 और +1 कट जाएंगे, कट गया सर, ठीक है। तो मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं दोस्त, आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके ऊपर क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a बचेगा, और डिवाइडेड बाय बेटा cos x माइनस cos a तो पहले से ही था, जी सर, है ना। अच्छा, क्या आप इसे ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे एक बार cos x प्लस cos a मल्टीप्लाई cos x माइनस cos a में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है सर। डिवाइडेड बाई हमारे पास cos x प्लस cos a, नहीं माइनस cos a पहले से दिया हुआ था डिनोमिनेटर में। तो अब आप कहेंगे कि सर क्या मैं इस वाले को और इस वाले को कैंसिल आउट कर दूं, कर दो भाई जब हो रहे हैं तो, है ना। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है सर, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x बच रहा है माइनस cos a और dx बच रहा है। मुझे इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बताना है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा इसे ट्वाइस तो रहने देगा सर, cos x का इंटीग्रेशन लिख देगा कि वो हमारे पास sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और फिर बच्चा आंख बंद करके बोलेगा कि सर हमारे पास sin a का cos a का इंटीग्रेशन sin a हो जाएगा। अरे मेरे लल्लू लाल जाग जाओ, जाग जाओ, यहां पर sin a नहीं आएगा, तो क्या आएगा,
यहीं पर गलती हो जाएगी बेटा, साइन ए नहीं आएगा, बिकॉज आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज साइन ए जो होता है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा दोस्त। फिर हम लोग क्या जानते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट करते हैं, अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट करते हैं तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी आता है। तो इस फॉर्म को अगर यूज कर रहे हैं, इस नॉलेज को अगर आप यहां पर यूज करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, तो कॉस ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एक्स कॉस ए प्लस सी बन जाएगा। दोस्त ये चीज गलती मत करना, मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि ये क्यों आया है, किस लिए आया है, कि कॉस ए कांस्टेंट है तो कॉस ए को बाहर कर देंगे और फिर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा, इसलिए x टाइम्स ऑफ कोसाइन a हमारा आंसर होगा, साइन a यहां पर नहीं होगा। हैं जी, बढ़िया जी। अगला सवाल करें जी, जी सर करें जी। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहां पे इवैल्यूएट करना है अंडर द रूट 1 माइनस साइन 2x। अब देखिए ये सवाल अच्छा है, मैं इस सवाल को दो कैटेगरी में बांटता हूं क्योंकि इसमें डोमेन डिफाइन नहीं है। पहला पार्ट कौन सा है सर, जब हमारे पास x जो है वो 0 से π/4 के बीच में रखा गया हो, और दूसरा सवाल क्या है सर, जब हमारा x जो है वो π/4 से π/2 के बीच में रखा गया हो। इन डोमेन्स पर मैंने इसकी इंटीग्रेशन मांगी है, यानी ये दो अलग अलग सवाल हैं बच्चा, दो अलग अलग सवाल हैं। सर ऐसा क्यों, ध्यान दो, ध्यान दो, आपको यहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी सर, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये जो साइन 2x है इसको मैं 2 sin x cos x लिख सकता हूं। जी सर 2 sin x cos x लिख सकते हैं। अच्छा ये जो 1 है इसको मैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x भी तो लिख सकता हूं, तो ये ऐसे करके ये मॉडिफाई हो जाएगा। यस, अब आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट बात वो ये कि सर अगर मैं साइन x माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर एक्सपैंड करूं तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x। अच्छा हाँ सर ये तो बन गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप cos x माइनस साइन x का स्क्वायर एक्सपैंड करें दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए, तो आप कहेंगे सर कोई सा भी यूज कर लो। ना भाई ना, ऐसे थोड़ी ना हुए, आपको इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा, और वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्वाड्रेंट्स के रेस्पेक्ट में कि सर 0 ये हो गया π/2। अब आप यहां से देखिए कि सर ये वाला जो एंगल होता है ये होता है π/4। ठीक है सर, अब आप कहेंगे कि सर एक डोमेन में क्वेश्चन हमें 0 से π/4 दिया गया है, दूसरे डोमेन में क्वेश्चन हमें π/4 से क्या दिया गया है दोस्त, एक में हमें 0 से π/4 और एक में हमें क्या दे रहा है π/4 से π/2। तो सर इस स्पेसिफिक डोमेन में अगर आप बात करें, इस स्पेसिफिक डोमेन में बात करें तो यहां पर साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो कॉस एक्स से छोटी पाई जाती है, और इस स्पेसिफिक डोमेन की बात करें तो सर यहां पर cos x की वैल्यू जो है sin x से छोटी पाई जाती है। सर हम लोग जब रूट से वैल्यू निकालते हैं तो वो पॉजिटिव में वैल्यू निकलती है, समझते हो ना ये बात, रूट से जब वैल्यू निकालते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। यानी अगर मैं आपसे √4 की बात बोलूं तो बेटा आप -2 नहीं, आप 2 ही बोलोगे। √4 2 के बराबर होता है, तो सर -2 कब होगा, -2 तब होगा जब आप रूट के अंदर रूट के बाहर एक माइनस लगाओगे तब वो -2 होगा। ये बात ध्यान रखें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन जब मैं सिर्फ रूट में से वैल्यू बाहर निकालता हूं तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, है ना। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो अब मैं ये कहता हूं कि सर यहां ध्यान दीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सर इस रीजन में साइन एक्स की वैल्यू जो है कॉस एक्स से छोटी है पहले वाले पार्ट में। तो मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट में जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो सर ऐसा हो सकता है कि मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख दूं कि ये साइन एक्स कैसे लिख दूं कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसे लिख दूं। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब इसमें रूट में से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और सर पहले पार्ट में उसने बोला कि एक्स की वैल्यू 0 से π/4 है, जहां पर साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से छोटी पाई जाती है, होती है बेटा, होती है।
तो इसका मतलब साइन एक्स अगर छोटी वैल्यू है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन गलत है। और हमें इसकी जगह पर क्या लिखना होगा दोस्त, इसकी जगह पर हमें लिखना होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखना होगा, बिकॉज अब ये पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है। तो सेकंड वाले पार्ट में सर क्या लिखेंगे, फिर सेकंड वाले पार्ट में हम लोग लिखेंगे अंडर द रूट में, क्योंकि सर अब इस पार्ट में साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा हो जाता है, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा। सर रूट से अगर मैं स्क्वायर को हटा दूंगा तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्त, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास रूट के अंदर स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना। ठीक है जी। सर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे पास माइनस के कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ साइन एक्स, तो ये माइनस के साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर जब एक्स की वैल्यू अलग अलग डोमेन से बिलोंग कर रही है तो इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो अलग अलग आंसर आ रहा है। आप देखेंगे तो दोनों केसेस में डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स इस वजह से हमारे पास बनकर आ रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, कंडीशन काफी अच्छी थी, काफी बेहतरीन सवाल था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सर tan इनवर्स एक्स प्लस tan एक्स है, आपको डोमेन माइनस π/2 से π/2 तक दिया गया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहां आप फोकस करें कि सर हमारे पास ये tan इनवर्स दिया गया है, ओके, और यहां पर sec x प्लस tan x है जिसे मैं 1 में cos x प्लस sin x में cos x लिख सकता हूं। जी सर, ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं कि सर ये जो पार्ट है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स में 1 प्लस sin x में cos x, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बन जाएगा। जी सर, ऐसा कुछ बनने चाहिए, तो बनना तो ऐसे ही चाहिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमें बिल्कुल समझ में आता है। अब यहां देखिए सर, यहां देखिए मैं इसको कैसे करना चाहूंगा, मैं इसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करूंगा कि ये बहुत ही खूबसूरत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को ऐसे तोड़ता हूं कि ये साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन x/2 कॉस x/2 में तोड़ दूं इसको न्यूमरेटर वाले पार्ट को, है ना। 1 को मैंने साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 तोड़ दिया, साइन x को 2 साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ दिया, डिवाइडेड बाई सर इसे cos 2 थीटा मान लूं तो ये कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन x/2 बन जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों के पास बनकर आ जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं, अभी तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लग रही है, होना भी नहीं चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखिए सर, अगर मैं यहां पर ये कहूं कि इसे मैं क्या लिख दूं, इसे मैं लिख दूं कि सर ये साइन x/2 कॉस x/2 का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है सर, नो इश्यूज। डिवाइडेड बाय ये जो एक्सप्रेशन है इसे मैं लिख सकता हूं कॉस x/2 साइन x/2 प्लस में, और एक बार लिख सकता हूं कॉस x/2 साइन x/2 माइनस में। हाँ सर लिख तो सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, यहां तक सर कोई परेशानी नहीं है, है ना। तब आप कहेंगे कि सर ये देखिए ये जो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 की पावर 2 है, ये साइन x/2 प्लस कॉस x/2 से कट जाएगा, और अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखने लगेगा सर। अब ये स्ट्रक्चर दिखने लगेगा हमारे पास tan इनवर्स में क्या आ जाएगा दोस्त, ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन x/2, या फिर इसे ऐसे लिखा जाए कि सर ये cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस साइन x/2 है। हाँ सर ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। अब ये क्या आप जानते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है। नहीं जानते तो बेटा मैं लिख देता हूं, है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मुझे मालूम है आपको बहुत सारे फॉर्मूले एकदम से याद नहीं आते होंगे। cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा जो है सर ये tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है।
ठीक है जी। तो जैसे ही मैं इसको देखता हूं तो मेरा अगला स्टेप मुझे क्या ख्याल आता है, सर इसके बाद मैं इसे लिख सकता हूं tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan ऑफ π/4 प्लस x/2 का फॉर्मूला बन जाएगा। अरे हाँ सर, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर tan इनवर्स tan, क्या ये कट जाएंगे? ये सिर्फ तभी कटेंगे बेटा जब आपका ये π/4 प्लस x/2 जो है वो tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करेगा। सिखाया था ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है सर, चेक कर लेते हैं एक बार। tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है बेटा? यहां पर लिख रहा हूं मैं, प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स, या फिर PR लिख रहे हैं शॉर्ट में, PR ऑफ tan इनवर्स कितना होता है सर? ये होता है हमारे पास ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। सर इसने ध्यान से देखो, इसने मुझे x की वैल्यू कहां से दी है? प्रिंसिपल रेंज में ही दी है। लेकिन सर हमारा एंगल तो कुछ और है ना, हमारा एंगल तो π/4 प्लस x/2 है, हमें इसके बारे में बात करनी है। चलो π/4 प्लस x/2 के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। हमने कहा कि सर अगर x जो है वो हमारा -π/2 से π/2 तक बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x/2 जो है वो हमारा माइनस के π/4 से π/4 तक बिलोंग करेगा। जी सर, इसका मतलब ये हुआ कि x/2 प्लस π/4 अगर करें तो सर ये 0 से लेके π/2 तक बिलोंग करेगा। सर ये tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता है? हाँ सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो प्रिंसिपल रेंज में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर प्रिंसिपल रेंज में आता है मेरे दोस्त, तो tan इनवर्स को tan से आप डायरेक्टली काट सकते हैं, और आपके पास यहां पर आ जाएगा सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ π/4 प्लस x/2। क्योंकि π/4 जो है बेटा एक कांस्टेंट है, तो आपके पास ये π/4 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा, और x हमारे पास उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू x²/2 प्लस c हो जाएगा। तो आप इसे जोड़कर मल्टीप्लाई कर आंसर कर सकते हैं। इन दिस वे यू आर गोइंग टू क्रैक दिस क्वेश्चन। तो क्या ये सर इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर में आएगा? डेफिनेटली आएगा भाई, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पेपर के लिए ही बने हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आपको इन तरह के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले आप इस लेक्चर को देखोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी नहीं लगाओगे, आप इस लेक्चर को देखोगे, इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस सेशन लगाओगे, फिर उसके बाद अगले लेक्चर देखोगे। जब तक आपका पूरा इंटीग्रेशन मैं खत्म नहीं करवा देता तब तक आप लोग एनसीईआरटी नहीं लगाओगे। समझ में आ रही बात? बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारे मिक्सचर के क्वेश्चन है, और अगर आप एकदम से मिक्सचर वाले क्वेश्चन लगाने लग जाओगे तो आपको डीमोटिवेशन हो जाएगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। आप सिर्फ इस लेक्चर में दिए गए क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेशन में दिए गए क्वेश्चन को ही अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर अगले लेक्चर में आए। इसी तरीके से मैं आपका बेस तैयार करूंगा, और एक बार अगर बेस तैयार हो जाता है उसके बाद मैं खुला छोड़ दूंगा कि भाई तुम लोग एनसीईआरटी लगाओ, फिर उसके बाद आरडी शर्मा लगाओ, एमएल लगाओ, आरएल लगाओ, जो मर्जी लगाओ, वो सब लगाओ, जो मन करे वो सब लगाओ, लेकिन पहले बेस तैयार करो, है ना। चले अगले सवाल पे। ये देखो, ये काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पीछे हैक बेटा कुछ है, वो हैक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सर जैसे लॉगरिदम में अगर मैंने वैल्यू के अंदर e की पावर x डाला है, तो लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो ऐसा करने पर बेटा लॉग और e आपस में कट जाएगा और हमारे पास आंसर x आ जाता है। सिमिलरली अगर मैंने e की पावर में log x को डाल दिया है तो e और लॉगरिदम एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, इसलिए सर आंसर x आ जाता है। ये इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो इसी इनवर्स एक्स की फंक्शन की प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूं तो इसके पीछे एक हैक समझना सबसे पहले कि लॉग और एक्सपोनेंशियल अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इनके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे यहां पर देख रहे हो लॉग और ई के बीच में कुछ नहीं है, यहां लॉग और ई के बीच में कुछ भी नहीं है। जबकि आप अगर यहां नोट करोगे मेरे दोस्त तो यहां देखोगे सर लॉग और ई के बीच में 5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो सर ये गड़बड़ करेगा। तो हम इसे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे जरा ध्यान से देखिए। सर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये इंटीग्रेशन में ये जो 5 है ये x की पावर 5 बन जाएगा, तो ये e की पावर log बेस e x की पावर 5 बन जाएगा, माइनस ये e की पावर log बेस e x की पावर 4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई e की पावर log बेस e x की पावर 3 बन जाएगा, माइनस e की पावर log बेस e x की पावर 2 बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो रहा होगा। ऐसा कुछ बन जाएगा। तब आप कहेंगे कि सर अब मैं e और लॉगरिदम को काट दूं। काट दो दोस्त, e और लॉगरिदम को काट दो, तो अब आपके पास क्या जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या बचेगा?
आप कहेंगे सर ऐसा करने पर अब मेरे पास ऊपर बच रहा है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 इंटीग्रेशन। अरे सर ये तो काफी इजी हो गया है ना, डेफिनेटली इजी हो गया। तो अब आप ऊपर ऊपर से बेटा x की पावर 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 बचेगा, नीचे नीचे से x की पावर 3 कॉमन लोगे, x की पावर 2 कॉमन है सर, 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 बचेगा। सर x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, x की पावर स्क्वायर अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास यहां पर सिर्फ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना बाकी रह जाएगा, जिसे आप पावर रूल से बेटा x की पावर 3/3 प्लस c आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आएगा देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को करने का एक अपना एक तरीका होगा, अपना एक उसको सॉल्यूशन करने का थॉट प्रोसेस होगा। आप देख रहे हो लॉगरिथम बेसिस के लिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ी, ट्रिग्नोमेट्री के लिए जबरदस्त ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करनी पड़ी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए मुझे प्रिंसिपल वैल्यू का भी अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ा। सो इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको बहुत सारी चीजों का एक साथ नॉलेज चाहिए, और अगर एक भी चैप्टर आपका कमजोर है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली वहां पर ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इंटीग्रेशन की इज्जत बनती है भाई, बनती है इज्जत, डेफिनेटली बनती है। चलें आगे देखते हैं सर। इससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेटा फिर से बोल रहा हूं, ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। जैसे डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोगों को चेन रूल अगर नहीं आता है तो डेरिवेटिव्स आ ही नहीं सकता है। अगर कोई बोल रहा है ना कि मेरे को बस चेन रूल कमजोर है और मेरे को डेरिवेटिव आता है तो ऐसे कुछ नहीं है, बिना चेन रूल के डेरिवेटिव आता ही नहीं है। सेम बेटा इंटीग्रेशन में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना नहीं आता तो आपका इंटीग्रेशन मजबूत हो ही नहीं सकता। लिख के दे रहा हूं, तो प्लीज मेरे साथ इसको बहुत आराम से सीखिए और अच्छे से सीखिए और इसको फिर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चले, तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि सर एक फंक्शन लेते हैं, लीजिए सर एक फंक्शन ले लिया। इस फंक्शन के अंदर जनरली हम लोग क्या रखते हैं सर, इस फंक्शन के अंदर जनरली हम लोग x रखते हैं, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मैं इसके अंदर बेटा एक और फंक्शन टिका देता हूं। अच्छा, आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन कर दिया, यानी कॉम्पोजिट फंक्शन बना रहे हैं आप। अच्छा, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूं मेरे दोस्त, इसका इंटीग्रेशन करना चाहूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो सर मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता। मैं कॉम्पोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है, मैं सिर्फ इसे तभी इंटीग्रेशन कर सकता हूं जब बेटा जब मुझे इस फंक्शन का, ध्यान से सुनना बेटा, कौन से फंक्शन का, इस वाले जिसको सब्स्टिट्यूट किया गया है अंदर, इस फंक्शन का डिफरेंशियल, इस फंक्शन का डिफरेंशियल कौन हो जाएगा सर, फाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो फाई डैश एक्स डीएक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x dx होता है, कोसाइन एक्स का साइन माइनस साइन एक्स dx होता है, सिमिलरली फाई एक्स का डिफरेंशियल कौन होगा, फाई डैश एक्स dx हो जाएगा डिफरेंशियल। डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या होता है, उसका एक टुकड़ा, जब हम लोग उसका डेरिवेटिव चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसमें dx के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ठीक है। सर इस फाई एक्स का डिफरेंशियल मेरे पास होना चाहिए, अगर ये डिफरेंशियल मौजूद है तो ही हम लोग इसका इंटीग्रेशन दोस्त कर सकते हैं, और अगर ये डिफरेंशियल मौजूद नहीं है तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। दिस इज एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। अब सर कुछ एग्जांपल से समझाइए ना। पहले आप ये समझ लो कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये डिफरेंशियल मौजूद है, मान लेते हैं हमारे पास ये डिफरेंशियल मौजूद है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये कहेंगे कि सर ये जो फाई एक्स है ना, जिसका डिफरेंशियल हमें मिल जाता है फंक्शन के अंदर, तो उसको हम लोग कर देंगे टी पुट, उसको टी पुट कर देंगे तो यहां से इसका डिफरेंशियल हो जाएगा फाई डैश एक्स डीएक्स हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा dt। तो ये जो आप देख रहे हो बेटा, इसको हम लोग किस में बदल देते हैं सर, इसको बदल देते हैं हम लोग dt में। अच्छा, और ये कौन किस में बदल जाता है बेटा, ये बदल जाता है t में। तो ये कैसा दिखना शुरू हो जाएगा दोस्त, ये कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसको अगर हम लोग बदल देते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अब दिखाई देने लग जाएगा कि f के अंदर आप लोगों ने जो फाई एक्स फंक्शन था उसको आपने t मान लिया, और ये वाला जो एक्सप्रेशन था, दिस एक्सप्रेशन, ये कौन बन गया सर, dt बन गया, तो दिस विल बी dt हो जाएगा।
अब मैं f फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके आंसर दे दूंगा एंड एज सिंपल एज पॉसिबल ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आया? चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं जिसे आप बेहतर तरीके से देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखिए दोस्त, इधर ध्यान रखेंगे सर। यहां पर देखिए ये साइन फंक्शन के अंदर, मैं आपको यहां अलग से दिखाता हूं, जब आप देख पाएंगे तभी मजा आएगा। सर साइन फंक्शन के अंदर आपको क्या दिया गया है? साइन फंक्शन के अंदर आपको x² + 3 दिया गया है। तो मैंने आपको यह कहा कि सर साइन अपने आप में एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन डाला हुआ है दैट इज x² + 3, है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर मैं इस x² + 3 को t पुट कर देता हूं तो सर इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, 3 का हो जाएगा 0, तो ये 2x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। सर अभी इस फंक्शन में ध्यान से सुनना दोस्त, ये हमारे पास dx है, ये हमारे पास, हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए बोला होता तो आप बोलते सर मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता बिकॉज ये जो फंक्शन आपने अंदर रखा है सर इसका डिफरेंशियल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना दोस्त, अगर मैं इसे 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेबल हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर इंटीग्रेट हो सकता है बिकॉज जो फंक्शन अंदर रखा था उसका डिफरेंशियल मुझे मिल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है कि सर अगर मैंने इसको t रख दिया, इसको अगर मैंने t रख दिया तो इधर देखिए सर 2x dx जो है सर मुझे एज अ डिफरेंशियल मिल रहा है, 2x dx एज अ डिफरेंशियल मिल रहा है। तो अब बस ये वाला सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करिए और इसको आप किस में बदल दीजिए दोस्त? आप इसे बदल दीजिए कि सर ये क्वेश्चन में 2x और dx बन गया dt, साइन के अंदर जो आपने रखा था वो बन जाएगा t, तो साइन t का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो माइनस के cos t हो जाएगा। जब आपने इंटीग्रेट कर दिया तो t को वापस रिप्लेस कर दो, जो सब्स्टिट्यूशन था। सर क्या सब्स्टिट्यूशन था? t की वैल्यू थी बेटा x² + 3, यानी मेरा आंसर हो जाएगा माइनस को साइन x² + 3 + c हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया? नहीं आया? एक और एग्जांपल देखो, यहां देखो दोस्त, यहां पर आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? सर आपको दिया जा रहा है sec के अंदर एक वैल्यू दी जा रही है, आपको tan के अंदर एक वैल्यू दी जा रही है और फिर बोलता है कि सर अपन ना इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, है ना, अपन इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, क्या दे रहा है सर अंदर? ये अंदर अपन को दे रहा है कि सर यहां पर sin x दे रहा है और यहां पर भी sin x ही दे रहा है, दोनों में sin x फंक्शन यहां पर सब्स्टिट्यूटेड है। तो मैं कहूंगा सर ये sin x फंक्शन यहां भी सब्स्टिट्यूटेड है, ये sin x फंक्शन यहां भी सब्स्टिट्यूटेड है। अगर इस sin x फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं t, पुट कर दो कि सर sin x फंक्शन को हम लोग ले लेते हैं t, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x dx बराबर dt। सर यहां पे सिर्फ dx है, अगर cos x भी होना चाहिए था तो मैं कहता हूं कि सर अगर इस क्वेश्चन में मैं एक cos x और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अब ये इंटीग्रेबल हो सकता है, पहले ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता था। तो अपनी तीखी नजर को चालू करें और आप बोलेंगे सर ये देखिए cos x और dx हमें मिल रहा है सर हाँ डिफरेंशियल हमें मिल रहा है cos x और dx का। सर यहां पर sin x को t मान लेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कौन सा रूप ले लेगा? सर ये cos x और dx मिलकर तो अपना dt बन जाएगा। अच्छा सर sec के अंदर sin x डला है जिसे मैं लिख सकता हूं sec t, ठीक है। सर tan के अंदर sin x डला है जिसे मैं लिख सकता हूं tan t। बेटा फॉर्मूले अगर याद है तो आप कहेंगे सर sec t और tan t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec t + c हो जाएगा, t को वापस रिप्लेस कर देंगे तो sec ऑफ sin x + c हो जाएगा। बोलो तारा, है ना? समझ में आया बेसिक लेवल पे? अब हम करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस होगा और बेहतर तरीके से, लेकिन याद रखें कि अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए जो क्वेश्चंस उठाए ये बहुत आसान थे। अब आने वाले क्वेश्चंस में कई बार आपको डायरेक्ट फॉर्म में आपको अपना डिफरेंशियल नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तोड़ मरोड़ करनी पड़ेगी, इस बात का खास ध्यान रखें। चलें क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो, सवाल क्या बोल रहा है? सर इवैल्यूएट x² × x³ + 4 की पावर होल 3। बेटा यहां पर देखो आपको ना एक फंक्शन जो होता है वो क्यूबिकल फंक्शन ऐसे होता है, अंदर जनरली x होता है, लेकिन इसने क्या किया, इसके अंदर बच्चे x³ + 4 फंक्शन को डाल दिया।
मैं कह रहा हूं कि सर यहां सब्सटीट्यूशन किसको कर दिया, एक्स क्यूब प्लस 4 को सब्सटीट्यूशन कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो आप कहेंगे सर पुट कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4 को हम लोगों ने टी पुट कर लिया, तो आप इसका डिफरेंशियल चेक करोगे तो आप कहोगे सर 3x² dx हमारे पास है इक्वल्स टू dt हो जाता है। अच्छा सर इस फंक्शन में हमारे पास अगर इसने यहां पर dx दिया हुआ है और इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो अभी तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता, लेकिन सर अगर यहां पर हमारे पास 3x² आ जाता, 3x² आ जाता तो सर क्या करते, सर अब ये इंटीग्रेबल हो जाता। लेकिन अब कमी देखो बेटा, यहां पर सिर्फ x² दिया हुआ है, 3x² नहीं है, 3x² नहीं है, यानी जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि बेटा उसने 3x² नहीं दिया, उसने सिर्फ x² दिया। कितना दिया, x² दिया, 3 खा गया। तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहां से दिमाग लगाऊंगा, मैं कहूंगा सर मैं यहां से सिर्फ कांस्टेंट को उस तरफ भेज सकता हूं, कांस्टेंट तो इधर उधर घूम सकता है, कोई परेशानी नहीं है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अब मेरे पास इस x² dx की वैल्यू dt अपॉन में 3 आ रही है। हो गया काम भाई, हो गया, समझो हो गया। तो हम कह रहे हैं सर ये देखो, ये जो x² है और इस x² के साथ जो dx है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सर ये बन जाएगा dt अपॉन में 3। सो दिस क्वेश्चन विल बी लुकिंग लाइक dt अपॉन में 3 हो जाएगा। सर इसको हम लोगों ने लिया है t, यानी ये बन जाएगा t की पावर 3। अब t की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 4/4 प्लस c हो जाएगा। t को वापस रिप्लेस कर देंगे तो x³ प्लस 4 की पावर 4/4 प्लस c मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो तारा, हैं जी, समझ में आया, आया जी, आना चाहिए है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना डेफिनेटली आएगा, विदाउट प्रैक्टिस कभी नहीं आएगा, याद रखना है बाबा। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर साइन की पावर 10x cos x। ध्यान दीजिए बेटा, यहां देखिए आपका पावर 10 फंक्शन है और उसके अंदर क्या रख दिया सर, साइन x रख दिया। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता तो क्या मैं इंटीग्रेट कर पाता, चेक करते हैं सर, चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम कहते हैं सर इसमें साइन एक्स फंक्शन को पावर 10 फंक्शन के अंदर रखा गया है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग साइन एक्स को t ले लेते हैं अभी के लिए। साइन एक्स को t लेंगे तो ये cos x dx बराबर क्या हो जाएगा सर, dt हो जाएगा। हाँ सर, सर इसका मतलब मुझे यहां पर क्या चाहिए होगा, मुझे एक डिफरेंशियल cos x की जरूरत होगी, तब जाके ये फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। तो सर ये तो अपने को दिया हुआ है, यानी कोई परेशानी नहीं, हमें cos x dx दिया हुआ है, तो सर इसकी वजह से ये क्वेश्चन तो सिंपल कैटेगरी में गिर गया। हमने कहा सर cos x dx को हम लोगों ने dt मान लिया, सर sin x को हम लोगों ने t माना तो उसकी पावर 10 हो जाएगा, तो t की पावर 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस c, और t को वापस रिप्लेस कर देंगे तो sin की पावर 11x अपॉन में 11 प्लस c हो जाएगा, एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है दोस्त, थोड़े से आसान थोड़े मुश्किल, लेकिन समझना है हर एक स्टेप को कि इसके पीछे चल क्या रहा है यार, है ना। जब आप इन चीजों को बेसिक लेवल पे समझते हो तभी मजा आएगा, वरना तो इंटीग्रेशन सिर्फ डराएगा डराएगा डराएगा। इधर देखो अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है। इसको अगर आप ऐसे देखते हो कि सर वैसे तो 1 अपॉन में x अपने आप में एक फंक्शन होता है, लेकिन अगर ये मुझे ऐसे कह रहा है कि 1 के अपॉन में मैं फंक्शन डाल देता हूं x² प्लस 2x प्लस 2 डाल देता हूं, तो ये जो फंक्शन है सर कौन सा, x² प्लस 2x प्लस 2, सर ये सब्सटीट्यूटेड फंक्शन है हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन के अंदर 1 अपॉन x में। तो मैं इसे टी पुट करके रखने की कोशिश करूं, देखिए दोस्त, x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर t हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा सर x² प्लस 2x जो होगा इसका डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे दैट इज 2x प्लस इसका हो जाएगा 2, और फिर इसका डिफरेंशियल बन जाएगा dx बराबर dt बन जाएगा। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर मुझे इसने सिर्फ dx के साथ इंटीग्रेट करने के लिए बोला होता तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, मगर अगर मैंने यहां पर इसमें 2x प्लस 2 जैसा स्ट्रक्चर मल्टीप्लाई कर दिया होता तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो सकता था, क्योंकि अब मुझे 2x प्लस 2 dx मिल रहा है। लेकिन सर मेरे एक्चुअल क्वेश्चन में 2x प्लस 2 dx नहीं है, क्या है, x प्लस 1 है सर। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो आप कहेंगे सर x प्लस 1 dx की वैल्यू क्या हो जाएगी,
सर dt अपॉन में 2 हो जाएगा। तो बस अपना खेल खेलना शुरू कर दो कि सर यहां पर x प्लस 1 dx जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा dt बाई 2। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये क्वेश्चन बन जाएगा dt बाई 2, ये वाला पार्ट बन गया dt बाई 2। सर ये 1 अपॉन में लिखा है, इसको हम लोगों ने t ले लिया है, तो ये 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा dt बाई 2 के रेस्पेक्ट में। सर कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर दो, हमारे पास 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन करना होगा। सर 1 अपॉन 2 तो है ही, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉगरिदम मॉड t प्लस c हो जाएगा, है ना। सर ये 1 अपॉन 2 है, t को वापस रिप्लेस कर देंगे तो मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा और प्लस c मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्या यहां तक समझ में आना शुरू हो रहा है? क्या आप कांस्टेंट को इधर उधर कर सकते हैं चीजों को मॉडिफाई करने के लिए और उस बेसिस पे अपना इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यूज कर रहा हूं बार बार, है ना। चलो अगला सवाल लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इसे देखिए सर, यहां पर हमें एक स्क्वायर फंक्शन दिया गया है। स्क्वायर फंक्शन कौन है? ऐसे सर इसके अंदर हम लोगों को रूट एक्स माइनस 1 रखा गया है। सर रूट एक्स माइनस 1 रखा गया है तो क्या मैं इसको t मान लूं? इधर देखो भाई, मान लेते हैं सर। अगर मैं पुट कर देता हूं रूट एक्स माइनस 1 को t पुट कर देता हूं तो सर ये 1 अपॉन में 2 रूट एक्स dx बन जाएगा, dt बन जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि सर अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करने के लिए दिया होता तो मुझे इसमें एक डिफरेंशियल चाहिए था, और वो डिफरेंशियल कौन होता सर? वो डिफरेंशियल होता 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होना चाहिए था। लेकिन सर एक्चुअल क्वेश्चन में अपॉन में 2 नहीं है लेकिन रूट एक्स तो है, तो कांस्टेंट की तो कमी है, तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज दो। आपको सर 1 अपॉन में रूट एक्स डी एक्स जो होगा वो हमारे पास 2 dt के बराबर हो जाएगा। जी सर, यानी कि अगर आप यहां देखें तो dx अपॉन में रूट एक्स जो है ये सर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 dt। तो ये क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, ये बन जाएगा 2 dt। ठीक है सर, और ये सर इसको t माना गया तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, t का स्क्वायर हो जाएगा। सर कांस्टेंट बाहर कर देंगे तो 2 बाहर हो जाएगा और ये t स्क्वायर का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। सो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में t क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। t को वापस रिप्लेस कर देंगे तो 2 अपॉन में 3 x की पावर नहीं रूट एक्स माइनस 1, कितना? रूट एक्स माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन में खासकर इस क्वेश्चन में आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट मेथड, है ना। लिख दूं? लिख दो सर। दिस इज फर्स्ट मेथड। ठीक है सर, दूसरा मेथड। अब बेटा इसमें ना मैं आपको बता देता हूं कि इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में स्पेसिफिकली बात करूं तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि अगर आप डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर वैलिड माना जाएगा? बेटा दोनों आंसर सही माने जाएंगे। टीचर को इतना आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हो सकता है तो वो दोनों आंसर को सही मानेगा, किसी एक को वो सही मानकर दूसरे को गलत नहीं बोलेगा। उनके पास आंसर की होती है, उस आंसर की में दोनों मेथड्स का मेंशन किया जाता है अगर वो सवाल 2 तरीकों से हो सकता है। तो इधर देखिए कि सर सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड में मैं इसको एक्सपेंशन कर दूंगा तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस के 2 रूट एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा रूट एक्स हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करना है। सर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x अपॉन में रूट एक्स बन जाएगा बेटा रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स बन जाएगा और माइनस के 2 बन जाएगा। इंटीग्रेशन इसका करना है मुझे। ओके, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा x की पावर 3/2 अपॉन में सर 3 लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स और माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के 2x प्लस c हो जाएगा। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ आंसर। और आप देखेंगे कि सर दोनों आंसर्स बहुत अलग अलग आंसर्स कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इसमें सच्ची बात यह है कि सर हमारा आंसर जो है वो दोनों सही आंसर मिलेंगे, कोई भी गलत आंसर नहीं है। मतलब अगर आप इसको एक्सपैंड भी करते हो ना मेरे भाई,
अगर आप इसे एक्सपैंड करते हो तो आपको ये मिलेगा, लेकिन आपको एक्सपैंड करने की जरूरत क्या है, नहीं है। दोनों आंसर वेरीफाइड है, दोनों आंसर सही है, बस एक मेथड और दूसरे मेथड का फर्क है। एक में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन की मदद से किया, दूसरे में हम लोगों ने क्या किया, विदाउट सब्स्टिट्यूशन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, चलें अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए दोस्त, यहां e की पावर tan इनवर्स x दिया हुआ है। ध्यान से देखिए सर, e की पावर में x होता है लेकिन उसकी जगह पे tan इनवर्स x चिपका रखा है। तो सर हमें जो सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है वो e की पावर में tan इनवर्स x रखा गया है। ओके, तो अगर मैं इस tan इनवर्स x को t पुट कर दूं तो अपन लोगों को 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जो होगा इसका डिफरेंशियल मिल जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट करने के लिए बोला होता, सीधा सीधा इंटीग्रेट करने के लिए बोला होता तो हम लोग इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था सर, ये डिफरेंशियल मौजूद होना चाहिए था, यानी मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। तो क्या ये इसमें 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है? अरे सर इसने तो पूरा का छाप कर दिया है ना, छाप दिया कि सर ये देखो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स हमें मिल रहा है। इट मीन सर इसे हम लोग बदल देंगे किस में, dt में। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा dt, और e की पावर में tan इनवर्स की जगह पे t आ जाएगा, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c हो जाएगा, एंड दैट विल बी e की पावर tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, आसान था, ये वाला आसान था लिटरली, लेकिन एक बेटर अप्रोच मिला आप लोगों को कि सर e की पावर में भी हम लोगों को ऐसा फंक्शन दिया जा सकता है जिसको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है। ओके जी, अब देखिए, अब बेटा अब घेर रहा हूं एक भारी सवाल। ये सवाल आप लोगों को दिक्कत ऐसे देता है कि सवाल के अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन पकड़ में नहीं आता है, नहीं आता है। आपको सब्स्टिट्यूशन लगेगा कि आप सही पकड़ रहे हो, लेकिन आपसे गलती हो सकती है। जरा ध्यान से देखिए, अगर आप गलत सब्स्टिट्यूशन पकड़ते हो तो आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसे इजी मेथड से करना चाहेंगे। जैसे इधर देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि सर tan इनवर्स के अंदर ना x का क्यूब रखा गया है, तो आप ऐसा कहोगे कि सर tan इनवर्स के अंदर x का क्यूब रखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं x के क्यूब को t पुट कर दूं, है ना। तो जैसे ही आप कहेंगे कि सर मैं x के क्यूब को t पुट कर देता हूं तो हमारे पास 3x स्क्वायर dx बराबर dt आ जाएगा। ठीक है सर, यहां से x स्क्वायर dx जो है वो dt अपॉन में 3 अगर मैं पहले से ले लेता हूं तो आप मुझे क्वेश्चन में देखकर बोलेंगे क्या, कि सर ये देखो x का स्क्वायर और dx ये दोनों तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट dt अपॉन में 3 अवेलेबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास dt अपॉन में 3 अवेलेबल है, लेकिन सर इसका क्या करें, इसका क्या करें, ये तो नहीं जा रहा है, हमें सब कुछ हट जाना चाहिए था ना, उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद सब कुछ हट जाना चाहिए था, x बोल के सब कुछ हट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हट रहा है। तो हम लोगों ने यहां पर सब्स्टिट्यूशन जो लिया है ना वो इनकम्प्लीट सब्स्टिट्यूशन लिया है। हम लोग अगर सही सब्स्टिट्यूशन लेते तो हमारा काम हो जाता। कैसे सर, सही सब्स्टिट्यूशन कैसे पता चलेगा? बस बेटा यही इस क्वेश्चन का क्रैक है कि आपको ये पूरा का पूरा फंक्शन लेना है। तो सर ये क्वेश्चन धोखा कर रहा है, इंटीग्रेशन है ही धोखेबाज, वो हर क्वेश्चन में अपनी ही चलाएगा मेरे भाई, वो हर क्वेश्चन में अपना ही एक नया राग लेकर आएगा कि भैया मेरे सुर तो ऐसे लगेंगे, तुम पकड़ पा रहे हो तो गाओ, है ना। तो ऐसा है, ये कैसे आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा बेटा। विदाउट प्रैक्टिस अगर आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा तो सपनों में बहुत बढ़िया नींद में सपने आते होंगे, लेकिन ये सपने कभी ना कभी टूट जाते हैं, और टूटने के बाद बेटा बहुत दर्द होता है, तो जाग जाओ। सीधा सीधा बोल रहा हूं, मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी इंटीग्रेशन को समझने के लिए, इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। ये लल्लू पल्लू चैप्टरों जैसा नहीं है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जैसा हलवा चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, कहीं तुम्हें लग रहा हो कि प्लस और माइनस करने से आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा, कद्दू ना आ रहा तुम्हारा आंसर इसमें। तुम्हें इसमें करना पड़ेगा बहुत सारी मेहनत, अपने सारे दिमाग के तारों को खोल देना होगा और सोचना पड़ेगा कि सर इंटीग्रेशन को करने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, एक्सपोनेंशियल के लॉज लगाने हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखना है, या लॉगरिथम देखना है, क्या देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी भाई, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन जो है ये कुछ मांग रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये ध्यान रखें कि सर इस क्वेश्चन में हमें पूरा का पूरा tan इनवर्स x क्यूब को ही टी पुट करना है। तो जैसे ही आप इसे टी पुट करेंगे तो सर चेन रूल लगेगा यहां पे इसका डिफरेंशियल बनाने के लिए। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर चेन रूल से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर।
एंड देन dx बराबर dt आ जाएगा, है ना। सर यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं तो ये 1 में x की पावर 6 लिखा है, और यहां पर बेटा 3x² dx लिखा है, और यहां पर dt लिखा है। सर अगर मैं इस 3 को हटा दूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अगर इस 3 को हटा दूं तो हमारे पास 1 में x की पावर 6 x² dx क्या हो जाएगा सर, ये dt/3 हो जाएगा, है ना। यानी सर मैं यहां पर अगर इसमें x का क्यूब, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मजेदार चीज कि सर x का स्क्वायर अपॉन में 1 + x की पावर 6 जो इसका डिफरेंशियल बन रहा है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर इंटीग्रेट करता हूं तो अब ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। इधर देखिए अब ये क्वेश्चन किस में बदल जाएगा सर, ये x की पावर 2, 1 + x की पावर 6 और dx, ये तीनों जुड़कर क्या बन जाएंगे सर, ये तीनों जुड़कर बन जाएंगे हमारे dt/3। अच्छा dt/3। सर बचा कौन था, पूरा ये tan इनवर्स x³ बचा, इसको तो हम लोगों ने t ले लिया था तो t.dt/3 हो जाएगा। अरे यार अच्छा सर, अब 1/3 बाहर हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 प्लस c हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा सर, t का स्क्वायर/6 बन जाएगा। रिप्लेस अगर कर देते हैं तो रिप्लेसमेंट हमें मिलेगा कितना, tan इनवर्स x³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस c मिलेगा, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। मजा आया, है ना, मजा आया। अच्छा सवाल है बेटा, काफी अच्छा सवाल है। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आपकी बहुत तगड़ी वाली, कि आपको सोचना पड़ता है कि हाँ इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स, अब तक जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें सेम चीज चल रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा बाहर जाकर सोचना पड़ा, हमें पूरे फंक्शन को ही टी-पुट लेना पड़ा, और वो क्वेश्चन एक स्टेप में खत्म हो गया, एक ही स्टेप के अंदर खत्म हुआ है भाई। क्या किया आपने, सब्स्टिट्यूट करते आपको पूरा डिफरेंशियल मिल गया और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। मुश्किल सवाल था? नहीं, मुश्किल क्या था, सोच बड़ी थी इस क्वेश्चन की। मुद्दा समझ में आ गया भाई, है ना। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे बेटा हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। सर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है ना, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बड़ी चीज है भाई। अभी तक मैंने आपको कहा था कि सर हमारे पास जो फंक्शन था इसके अंदर हम लोगों ने कोई दूसरा फंक्शन टिका दिए थे सर, दूसरा फंक्शन टिका दिए थे, तो इसके साथ हमें किसकी जरूरत थी सर, इसके डिफरेंशियल की जरूरत थी, है ना। तब सर अगर हम लोग इंटीग्रेट करते तो ये इंटीग्रेट हो सकता था, ऐसे हम लोगों ने समझा। अब ये कह रहा है कि सर अब अगर फंक्शन के अंदर यहां पर आप लोगों ने कोई फंक्शन एवी गैवी फंक्शन नहीं, आपने एक लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया। किसको सर, लीनियर फंक्शन को। लीनियर फंक्शन यानी जिसकी डिग्री होती है 1। अगर आप लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हो तो सर लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है सर, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट, है ना। अगर x हुआ तो x का हो जाएगा 1, अगर ax हुआ तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि सर अब मुझे यहां पर इसके डेरिवेटिव की जरूरत नहीं, मुझे यहां पर अगर सिर्फ dx मिल जाए तो भी मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, मुझे यहां पर अलग से और कोई एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब मुझे सब्स्टिट्यूट करने की भी जरूरत नहीं। तो हम लोग यहां पर एक बनाते हैं ट्रिक। वो ट्रिक क्या कहता है कि सर एफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन जो आपको लगता है वो जी ए एक्स प्लस बी कर दो, और फिर क्या करो, जो ए एक्स प्लस बी है ना, जो लीनियर एक्सप्रेशन था उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो। नहीं समझ में आया, ये मैं अभी समझाता हूं दोस्त, अभी समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। पहला मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर मैं करूंगा कि सर सब्स्टिट्यूशन ना भी लगाएं तो भी हम बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, जो कि आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप ऐसे बड़े बड़े सवाल कर रहे होंगे ना, तब आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन लगाकर और लंबा कर दोगे क्वेश्चन को, आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना आना चाहिए, ये सीखना है। अब इधर देखिए सर, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हम लोगों ने बात किया सर पावर 4 फंक्शन था, पावर 4 फंक्शन के अंदर 5x + 4 एक नया फंक्शन डाल दिया गया है। तो इसका मतलब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन देखूं तो सिर्फ से 5x + 4 को मुझे टी पुट करना पड़ेगा। कर दो भाया। तो आप कहोगे सर पुट कर देते हैं 5x + 4 को टी पुट कर देते हैं, तो आप कहोगे सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 dx = dt हो जाएगा।
सर यहां पर हमें क्या मिलना चाहिए था? सर यहां पर हमें अगर सिर्फ dx मिल रहा है, सिर्फ dx मिल रहा है और फिर उसका इंटीग्रेशन मांग रहा है, तो मैं यहां से कहूंगा कि सर सिर्फ dx का इंटीग्रेशन, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt अपॉन में 5 हो जाएगा, है ना? dt अपॉन में 5 हो गया जी सर। तो अब ये क्वेश्चन कैसा बनना शुरू हो गया दोस्त? ये क्वेश्चन आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि सर यहां पर dx की वैल्यू क्या हो गई? dt अपॉन में 5 हो गई। सर 5x प्लस 4 को हम लोगों ने t माना, तो इसकी पावर क्या हो गया सर? इसकी पावर 4 हो गया, है ना? तो अब ये क्वेश्चन में कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt आ जाएगा। सर t की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 5 अपॉन में 5, तो 5 5 हो जाएगा 25 प्लस c हो जाएगा। सो आप इसे लिख सकते हैं कि सर ये 5x प्लस 4 की पावर 5 है डिवाइडेड बाई 25 है और प्लस c हो जाता है। ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। सो सर ये तो वही मेथड हुआ जो आपने लगाया। ये हुआ बेटा जब आपने सब्स्टिट्यूशन किया। क्या किया बेटा? सब्स्टिट्यूशन किया। ये उस मेथड से हुआ जैसा आप लोग अब तो करते आ रहे हैं। लेकिन आपने क्या इसमें नोटिस किया कि सर यहां जो फंक्शन था 5x प्लस 4 की पावर 5 नहीं की पावर 4 दिया है, और यहां पर ये जो फंक्शन दिया गया है ये सर कैसा है? लीनियर है। सर अगर लीनियर है तो हम यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले वाले सवालों में नहीं कर सकते थे बिकॉज वहां पे लीनियर सब्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा था, वहां कुछ भी बन रहा था। कभी साइन बन रहा था, कभी टैन बन रहा था, कभी टैन इनवर्स एक्स बन रहा था। यहां एक लीनियर फंक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन बन रहा है। तो अब मैं ये कहूंगा कि मान लो बेटा, मान लो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आप y की पावर 4 मान लो। सिर्फ दिमाग में सोचो, y छोड़ दो बेटा, आप इस 5x प्लस 4 को x मान लो कैपिटल की, ये कैपिटल x की पावर 4 है। अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो आपका आंसर होना चाहिए कैपिटल x की पावर 5 अपॉन में 5 होना चाहिए। सोचो सिर्फ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सिर्फ सोचना है कि सर अगर ये 5x प्लस 4 ना होकर इसे मैं कैपिटल x मान लेता, कैपिटल x की पावर 4 है तो उसका इंटीग्रेशन कैपिटल x की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे मैं बोलूंगा कि सर अगर मैं यहां पर 5x प्लस 4 की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मैं ये कहूंगा सर 5x प्लस 4 की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर 5 अपॉन में 5 आ जाएगा हिसाब से, है ना? कैपिटल एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। लेकिन हमने कहा सर ये आंसर को ना हमें कुछ करना है। क्या करना है सर? हमें ये करना है कि हमें इस आंसर को इस लीनियर फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। अच्छा, ये करना है बेटा, याद रखना है, भूलना मत, है ना? तो हमने कहा कि सर इस लीनियर फंक्शन से डिवाइड तो किए ही नहीं, तो कर दो डिवाइड बेटा। फर्दर इस आंसर को, इसके इंटीग्रेशन को हम लोगों को इसके डेरिवेटिव से, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 5x प्लस 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। तो मुझे 5 से डिवाइड भी करना होगा और देन प्लस c करके आंसर आएगा मेरा। तो बेटा ये देखो, ये 5 है, ये 5 जाके इस 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी 5x प्लस 4 की पावर 4 नहीं 5 डिवाइडेड बाई 25 प्लस c आ जाएगा। समझ में आया, है ना? थोड़ा सोचना इसको, है ना? सोचना कि इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जो चीज जैसे बोल रहा हूं वैसे ही समझो। ये इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक्चुअली में बेटा देखो dt जो है ना वो इस फंक्शन के डेरिवेटिव से ही डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर इस फंक्शन के इंटीग्रेशन को उसके डेरिवेटिव से ही डिवाइड कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। बस हम लोग कुछ स्टेप्स को ना खा जाते हैं, ठीक है? कुछ स्टेप्स को हम लोग खा जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा समझाता हूं, देखो बेटा और एग्जांपल्स है हमारे पास। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन को अगर मैं इंटीग्रेशन से सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करूं तो आप कैसे करेंगे? सर आपको दिख रहा होगा, अब मैं सीधा सीधा ये सब्स्टिट्यूशन 2 माइनस 3x है ना, तो मैं कर देता हूं पुट 2 माइनस 3x को t पुट कर देता हूं, तो ये माइनस के 3 dx बराबर dt आ जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर dx बराबर हमारे पास माइनस के dt अपॉन में 3 आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि सर यहां पर सिर्फ dx था, इसलिए मैं dx की वैल्यू निकाल रहा हूं, हैं जी? ठीक है सर। ऐसा करने पर हमारा इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा? सर इंटीग्रेशन बन जाएगा कि dx जो है उसे आपने बना लिया माइनस की dt अपॉन में 3। अच्छा ठीक है सर। सेक के अंदर 2 माइनस 3x लिखा है, यानी ये बन जाएगा सेक t, और टैन के अंदर भी वही लिखा है तो टैन t बन जाएगा। सर सेक t टैन t में से पहले तो माइनस का 1/3 मैं बाहर कर लेता हूं, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक t टैन t dt हो जाएगा। ठीक है सर। सेक t टैन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक t, तो ये माइनस के 1/3 सेक t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी माइनस के 1/3 सेक 2 माइनस 3x प्लस c हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। ये तो हुआ आपका कौन सा तरीका? सर सब्स्टिट्यूशन का तरीका। लेकिन क्या मैं इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। आपको देखना है कि सर यहां पर हमारे पास सेक 2 माइनस 3x को आप मान लो सेक x, और टैन 2 माइनस 3x को मान लो आप लोग टैन x। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो सर मेरा आंसर क्या आएगा? सेक x आएगा। क्या आएगा आंसर? सेक x आएगा। ठीक है सर। इसका मतलब अगर मैं ये इसका आंसर डायरेक्टली लिखना चाहूं तो सर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास सेक x की जगह पे 2 माइनस 3x लिखा है। लेकिन सर ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि मुझे अभी इस आंसर को इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा। किसके डेरिवेटिव से दोस्त? इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा। और इसका डेरिवेटिव कितना होगा? सर 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस c। आप देख लो बच्चा, आपका ये वाला आंसर और वो वाला आंसर बिल्कुल कॉपी हो रहा है। अच्छी बात ये कि सर ये सिर्फ एक ही स्टेप में निकला है ना? तो ये सोच आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को उतने ही फैसिनेटिंग तरीके से खत्म कर सकते हैं। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। चलिए क्या मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इंटीग्रेट करूं? सर मुझे मालूम है कि अगर मुझे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होता तो मैं इसे लिख देता माइनस के कॉट एक्स लिख देता। तो सर यहां पे कोसेक स्क्वायर 5x माइनस 1 का इंटीग्रेशन लिखना है, तो मैं इसे माइनस के कॉट 5x माइनस 1 लिख दूंगा। लेकिन सर ये आंसर कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे अभी इस 5x माइनस 1 के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा, जिसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5 प्लस c हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। तो भाई अगर मेरे पास लीनियर एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन से बचें और उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के ऊपर प्रैक्टिस करें, सो दैट आप जब भी इस तरह से आए तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करें और समय को बचाएं और सही आंसर निकाल पाएं। समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया होगा भाई, है ना? तो प्रैक्टिस करना है। देखो दोस्त, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ कोई और रास्ता मिल जाता है तो ये गलत है। प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी। बहुत मुश्किल चैप्टर इसे माना जाता है। क्यों? क्योंकि है भाई, कुछ है इसमें, कुछ तो अलग बात है। बहती हवा सा था वो, है ना? समझ रहे हो? मुश्किल सवाल होते हैं, मुश्किल, ट्रिकी, कॉन्सेप्चुअल, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा मेहनत मांगता हूं बेटा। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप बाकी चैप्टर्स को थोड़ा सा लीनियंट वे में पढ़ रहे हैं, आप उसके क्वेश्चंस को हल्की फुल्की प्रैक्टिस दे रहे हैं तो चल जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया उसके बाद से कसम खा लेना कि मैं इंटीग्रेशन, कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा जिस दिन मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। मैं इंटीग्रेशन का कोई कम से कम दिन के अंदर 10 सवाल जरूर लगाने हैं, चाहे वो छुट्टी का दिन हो या फिर किसी की शादी का दिन हो, है ना? तो 10 सवाल जरूर लगाएं इंटीग्रेशन का। इससे आपको उसके साथ एक टच बना रहेगा, और जितना बेहतर टच आपका बना रहेगा इंटीग्रेशन के, जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आप करोगे उतना आप लोगों को फायदा होगा। मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दे देता हूं बच्चे। टारगेट समझते हो? टारगेट ये कि अगर आप लोग बोर्ड्स में अटेम्प्ट जाने वाले हो, बोर्ड से पहले पहले टारगेट ये है कि एटलीस्ट, ये टारगेट है बच्चा, अगर आप लोग ये समझदारी से कर गए तो इंटीग्रेशन आपको कभी कोई दिक्कत नहीं देने वाला। वो ये कि कम से कम सर 1000 प्लस वैरायटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 1000 प्लस वैरायटी के क्वेश्चन आपको लगाने हैं ओनली इंटीग्रेशन के, ओनली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है? आप क्या करें, एक स्पेशल मोटी वाली कॉपी खरीद के लाएं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 डालें, फिर उसको सॉल्व करें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 डालें, सॉल्व करें। ऐसे आपका टारगेट यह है कि 1000 से ऊपर सवाल आपको इंटीग्रेशन के करने हैं। ये टारगेट होना है आपका।
अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी करके इंटीग्रेशन में महारत हासिल कर लूंगा तो बेटा आप गलत हैं, आप बिल्कुल गलत ट्रैक में हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ बहुत अच्छे सवालों का कलेक्शन है, लेकिन और भी अच्छे सवाल हैं जो कि आपको अलग अलग हेल्प बुक्स में मिलेंगे। अलग अलग आप टेस्ट पेपर्स अगर लगा रहे हैं, मैं प्रैक्टिस शीट में भी कुछ अच्छे सवाल दूंगा, क्लास के अंदर भी लेकर आ रहा हूं भाई, सब करना है। और मैं ये टारगेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई मैंने तो अपने स्कूल टाइम में इतने तो किए थे, ये सच है। मेरे टीचर ने भी मुझे बोल दिया था कि बेटा कम से कम 1000 लगाइयो, इससे कम में तो तेरा कुछ ना होने वाला, ठीक है। तो भाई कम से कम 1000 सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। आज ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन करें, तब जाके आपको इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो कॉन्फिडेंस आपके बोर्ड के अंदर भी दिखाई देगा। सो ये था हमारा पूरा स्ट्रैटेजी इंटीग्रेशन के लिए। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद मेरे दोस्तों।